फ्रेंड्स, बहुत सारे क्वेश्चन कंफ्यूजन मिसकंसेप्शन मार्केट में घूम रहे हैं रिगार्डिंग एफ एंड ओ का मतलब है फ्यूचर एंड ऑप्शंस। बट उसको करना क्यों है? क्योंकि उसमें पूरा लोट मिलता है स्टॉक या इंडेक्स का लोट साइज के हिसाब से, जो कि 10 लाख का माल आपको 1 लाख तक मिल सकता है। तो भाई सब लोग क्यों नहीं करते? क्योंकि इधर रिस्क है एक्सपायरी का, मंथली या वीकली एक्सपायरी, जिसमें आपको सब माल बेचना पड़ता है। कौन सा स्टॉक एफ एंड ओ में रहता है? ये निफ्टी बैंक निफ्टी है क्या? ये स्टॉक क्यों है? ये मार्केट क्या है? सबका आंसर आपको मिलेगा बेसिक्स ऑफ एफ। तो सबसे पहले इधर हम जानते हैं कि स्टॉक मार्केट क्या है। सबसे पहले वो समझते हैं। उसके लिए हमको समझना पड़ेगा स्टॉक्स क्या है। स्टॉक्स मतलब कंपनी, स्टॉक्स कंपनी ये सब है क्या, ये सब चीज़ें क्या है। तो वो समझने के लिए हम समझते हैं, सबसे पहले एकदम आसानी से समझाते हैं। ठीक है, तो समझ लो कि मेरा एक चाय का ठेला है। ठीक है, तो एक वो मेरा हो गया, एक कंपनी हो गई कि जो एक चाय बनाती है, चाय बेचती है। अभी मेरे को रुपए चाहिए, मुझे बैंक लोन नहीं दे रहा है, या फिर मेरे को बैंक से लोन नहीं चाहिए क्योंकि मैं उसका जो ईएमआई वो चुका नहीं पाऊंगा, या फिर मेरे को कोई उधार नहीं चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं इसका 4 भाग बनाता हूँ। ये देखिए, इसका मैं है ना 4 सिंपल पार्ट बनाता हूँ। ठीक है ना, उसमें से एक पार्ट है वो मैं बेच देता हूँ, एक पार्ट मैं किसी को दे देता हूँ, और 4 पार्ट है वो मेरे पास पड़ा हुआ है। ठीक है, तो अभी बेसिकली क्या होता है कि मैंने एक पार्ट जो है वो मैंने एक पर्सन एक को बेचा। ठीक है, इसको मैं ये करके थोड़ा खींच लेता हूँ। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ कि ये पर्सन ए को मैंने दिया, समझ लो 20,000 रुपये में, कि 20,000 रुपये में मैंने उसको अपनी कंपनी का 25% हिस्सा मैंने दे दिया है। ठीक है, तो मेरा जो पूरा हिस्सा बना वो बना 80,000 का, मेरा स्टॉक का वैल्यू बना 80,000 का। अभी जो चाय की दुकान है वो उसमें से 75% मेरा है, 25% पर्सन ए का है। तो मतलब अभी 2 पर्सन का है, एक मेरा और एक पर्सन ए। वो दोनों के बीच ये एक समझौता हुआ है, एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि यहाँ पे कंपनी का मालिक अभी 2 लोग हैं, एक पर्सन ए है, एक दूसरा मैं हूँ। दोनों के बीच ऐसा बात हुआ है। उसमें पर्सन ए ने 20,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किया है। अभी क्या होता है कि समझ लो कि पर्सन ए 20,000 रुपीज़ जो है वो दे नहीं पा रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये 25% जो है ना, उसमें मैं ऐसा 10 पोर्शन और बना देता हूँ। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और 10। समझ लो कि ये मैं 10 हिस्सा बना देता हूँ, और 10 हिस्सा है वो मैं मार्केट में बोलता हूँ कि ये 25% का मैंने 10 हिस्सा बना दिया है। तो एक हिस्सा हुआ 2.5% का, और मेरे को उसके अगेंस्ट में चाहिए मेरे को 2,000। मतलब मैं तुमको ये हिस्सा दूंगा, तुम 2,000 दे दो, ये हिस्सा दूंगा 2,000 दे दो, करके मैं 20,000 रुपीज़ लेता हूँ और 10 हिस्सा देता हूँ। तो अभी यहाँ पे 11 लोग हो गए, जिसमें मैं हूँ जिसके पास 75% है, और बाकी का जो 10 हिस्सा है वो 10%, पर्सन 1 2 3 4 5 कोई भी हो सकता है, वो 10% के पास है, जिसने मेरे को 2,000 रुपये दिए। तो अभी वो कंपनी के मालिक 2.5% के कंपनी के मालिक है, जबकि मैं हूँ 75% का कंपनी का मालिक। तो ये जब हिस्सा मैं किसी को दे रहा हूँ, उसके लिए मैं जो ऑफर कर रहा हूँ कि मैं तुमको 2.5% कर दूंगा, एक शेयर के अगेंस्ट में मैं 2.5% दूंगा, और उसके अगेंस्ट में आप मेरे को 2,000 रुपये दो। तो वो ऑफर को करते हैं IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ठीक है, तो ये मेरा हो गया IPO। अभी एक चीज आप समझो कि ये 210 हिस्सा अगर बिक जाता है तो IPO फुल्ली सब्सक्राइब हुआ। अगर 10 में से 8 लोगों ने बोला, बाकी लोग बोल रहे कि नहीं यार मेरे को नहीं चाहिए ये कंपनी आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा मेरे को पता नहीं चाहिए करके, तो वह अंडर सब्सक्राइब। और समझ लो कि 40 लोग बोल रहे हैं कि मेरे को एक हिस्सा दे दो, मेरे को एक हिस्सा दे दो, बट मेरे पास तो 10 हिस्सा है।
तो वो हुआ ओवर सब्सक्राइब। ठीक है, अभी क्या होता है कि समझ लो कि पर्सन ए जो है, ठीक है, वो अपना हिस्सा पर्सन बी को आईपीओ में उसको मिला। अभी पर्सन ए जो हिस्सा है अपना पर्सन बी को अगर बेचता है, बट वो बोलता है कि ये अच्छी कंपनी है, वो ऊपर जाएगी, तो मैं तुमको जिसको 2,000 रुपये में ये हिस्सा अगर आप मानोगे तो 2.5% में 2,000 रुपये में उसको मिला है, वो बोलता है कि बहुत अच्छी कंपनी तुम ले लो, तो वो दूसरे को 3,000 रुपये में बेचता है। ये पर्सन ए को मिला 1,000 का फायदा। ये कंपनी को क्या हुआ कि 1,000 उसका पूरा रेपुटेशन उसका बढ़ गया। ठीक है, तो अभी जो 25 का हिस्सा है वो 35,000 का हो गया और उसका 75% उसके पास है, तो उसका वैल्यूएशन बढ़ गया। तो प्रमोटर का वैल्यूएशन इसके हिसाब से बढ़ता है। वो क्या करता है अभी कि अपना जो एक दूसरा हिस्सा है वो बैंक को देता है कि मेरे पास गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं है, बट मैं तुमको ये शेयर्स देता हूँ जो मैं किसी को बेचूंगा नहीं, अगर मैं तुमको रुपए नहीं चुका पाया तो ये शेयर्स तुम बेच देना, क्योंकि ये शेयर का भाई 3,000 रुपये है। तो बोलते कि ठीक है, वो 3,000 के अगेंस्ट में मैं तुमको 3,000 देता हूँ, 3,500 देता हूँ, शेयर के हिसाब से वो भाव होता है और वो उसको देता है। तो मैं ये 35,000 ये हिस्सा मैं बैंक को दे के भी मैं ले सकता हूँ और ये हिस्सा मैं वापस पब्लिक में भी बेच सकता हूँ। ठीक है, तो ये हुआ पूरा जो ट्रेडिंग होता है, मतलब पर्सन ए ने 2,000 में पर्सन बी को 3,000 में जो बेचा है वो हुआ है ट्रेडिंग हुआ है। तो वो जो ट्रेडिंग हुआ है वो होता है निफ्टी के प्लेटफॉर्म में। सबको ये जान के हैरानी हो सकती है कि निफ्टी ये गवर्नमेंट का कोई बॉडी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। एनएससी जो है वो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो कि एक कंपनी है। बीएसई है जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो कि एक कंपनी है। अभी यहाँ पे 2 ही कंपनी है, एनएससी और बीएसई, जहाँ पे शेयर्स जो है वो आप ले और बेच सकते हैं। क्योंकि क्या है कि कोई समझ लो कि मुकेश भाई या फिर गौतम भाई वो कहीं पे बैठा है, वहाँ से आपको लेना है, तो क्या आप उसके दरवाजे पे जाओगे, उसको बोलोगे कि मेरे को ये चाहिए, मैं आपको ये रुपए दूंगा, तो कैसे पहुँच पाएंगे। तो इसलिए क्या करते हैं कि ये जो शेयर्स है वो मार्केट में रख देते हैं और वहाँ से लोग लेते हैं और बेचते हैं। और मेरे पास है कि नहीं, उसके पास है कि नहीं, वो जो ट्रेडिंग जो होता है वो होता है एनएससी के प्लेटफॉर्म के थ्रू। अभी वहाँ पे रुपीस का इधर जोल होना करना पड़ता है, मतलब कि मेरे पास 2,000 है, मैं तुमको 3,000 रुपये में देता हूँ, तुम बोलते हैं कि नहीं मेरे को 2,500 में चाहिए। तो ये सब चीज़ों में रुक जाता है। तो इसके लिए एक अलग संस्था है सेबी, जो कि सब गवर्नमेंट बॉडी है, जो पूरा जितना माल बेचता है लेता है वो सब पे एक निगरानी रखती है कि जो सिस्टम के अनुसार जो बाइंग और सेलिंग हो रही है वो सिस्टम के अनुसार होती है कि नहीं होती है। तो ये कंपनी अगर लिस्ट होती है आईपीओ थ्रू एनएससी में और वहाँ से स्टॉक जो है वो लेना और बिकना जो चालू होता है वो होता है एनएससी में वो सब चीज़ें होती है। अभी सवाल हमारा अभी मेन सवाल है कि निफ्टी क्या है, व्हाट इज निफ्टी, और उसको निफ्टी 50 क्यों कहते हैं। तो उसका भी एक अलग सामान है, एक अलग चीज़ है। लोग ऐसे समझते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी या इंडिया का जो मार्केट है वो बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। ठीक है, कि आज प्राइम मिनिस्टर ने एक अच्छा बजट दिया, फाइनेंस मिनिस्टर ने एक अच्छा बजट दिया, प्राइम मिनिस्टर ने उसको सहारा, तो यहाँ पे मैं स्टॉक बाइंग ज़्यादा करूँगा, क्योंकि क्या है कि मेरे को टैक्स में फ़ायदा हुआ है। ये चाय बनाने की कंपनी को टैक्स कम देना पड़ेगा, या फिर उसका रॉ मटेरियल है वो कम करना पड़ेगा, या फिर वो इजीली एक्सपोर्ट कर सकता है, कुछ भी आ सकता है टैक्स में। और फाइनेंस मिनिस्टर के बजट के दौरान कुछ भी आ सकता है। तो मैं क्या करूँगा कि वो 2,000 का स्टॉक मैं तुरंत बोलूँगा कि मैं 3,000 को दे, वो बोलेगा नहीं बेचूंगा, मैं 4,000 में दे। ठीक है, 4,000 में मेरा डबल हो गया, तू ले जा। 4,000 वाला बोलता है कि अभी और भी आगे जाएगा, मैं 4,500 में बेचूंगा, मैं 5,000 में बेचूंगा। तो ये सब चीज़ें कंटिन्यूज होती रहती है। बट पूरा मार्केट ओवरऑल जो है वो बढ़ा कि नहीं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे सेगमेंट होते हैं। ये कंपनी है कि जो लोकल चाय वाली कंपनी है जो लोकल करती है, कोई कंपनी होती है जो एक्सपोर्ट करती है। तो हो सकता है एक्सपोर्ट में फ़ायदा हो, यहाँ पे फ़ायदा ना हो। टैक्सेशन में बड़ी कंपनी को फ़ायदा हो सकता है या छोटी कंपनी को फ़ायदा हो सकता है, बड़ी कंपनी को फ़ायदा नहीं हुआ तो बड़ी कंपनी कम चलेगी या फिर गिरेगी। उसका स्टॉक का प्राइस जो 2,000 में डिसाइड किया गया था वो सोचेगा कि भाई अभी उसको क्या करेंगे हम,
ये तो उसका प्रॉफिट है वो डाउन होगा। तो ये वाला बंदा बोलता है कि मैं 1800 में बेच देता हूँ, मेरा 200 रुपये का घाटा चला देगा, बट ठीक है मैं 2000 का घाटा नहीं सहन कर सकता, तो 1800 में बेच देता है। 1800 वाला बोलता है कि नहीं ठीक है ये सस्ते में मेरे को मिल रहा है तो मैं ले लेता हूँ, कल उठ के उसका भाव बढ़ने वाले है, कंपनी तो अच्छी है, फंडामेंटली अच्छी है, तो वो ले लेता है। तो ये सब पूरा सामान में हमारे पास NSE में 2000 करीबन 2000 से भी ज़्यादा कंपनीज है। तो उसमें से वो स्टॉक आगे आया, पूरा निफ्टी में कौन सा स्टॉक आगे आया, कौन सा स्टॉक गिरा, या फिर जो निफ्टी है वो आगे बढ़ा कि पीछे चला, वो हम कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए NSE ने क्या किया है कि एक निफ्टी 50 करके एक इंडेक्स बनाया है जहाँ पे टॉप 50 कंपनीज। अभी टॉप 50 कंपनीज आप किसको बोलेंगे, जो ज़्यादा रुपए कमा के देती है उसके लिए, या जिसका प्राइस ज़्यादा है? जी नहीं, उसमें भी बहुत सारा रूल्स एंड रेगुलेशंस रहता है कि कम से कम इतना वॉल्यूम्स मतलब पर्सन ए के पास एक ही शेयर है, पर्सन बी जो है वो पर्सन ऐसे लेता है और वो 1 महीने तक वहाँ पे कोई एक्टिविटी नहीं है, ठीक है, तो वो स्टॉक्स को नहीं लेगा। जहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा है कि पर्सन ए के पास समझ लो 50,000 शेयर्स है, वो 50,000 सेल्स में से वो 10,000 सेल लेता है, बेचता है, ये सब कंटिन्यूस होता है। तो जहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा रहता है, जहाँ पे वोलेटिलिटी ठीक ठाक रहती है कि भाई आज 2% चढ़ा, कल 3% डाउन हुआ, कल 1% चढ़ा, तो जहाँ पे वोलेटिलिटी भी रहती है। और इसका कंपनी ये देखिए, ये हमने जो कंपनी बनाई, जो 20,000 में मैंने 25% स्टॉक बेचा, तो ये कंपनी का वैल्यूएशन अपना कितना बना, 80,000 का। तो कंपनी का वैल्यूएशन भी कम से कम उसने एक लिमिट बना के रखा है कि इतना कंपनी का वैल्यूएशन होना चाहिए। ये सभी चीज़ें अगर होती है तो उसको ये निफ्टी 50 में ऐड कर देते हैं। अभी होल्ड हो जाओ, क्या इसका एवरेज वैल्यू हम मानते हैं? क्या इसका एवरेज वैल्यू है कि भाई मेरा 50 स्टॉक सभी स्टॉक 1% बढ़ा तो मेरा निफ्टी 50 1% बढ़ा? जी नहीं, उसमें टॉप जो 4 स्टॉक है वो निफ्टी को लेते हैं 30 to 40%, जैसे कि भारतीय एयरटेल, इन्फोसिस, रिलायंस, TCS, HDFC, ये जो 5-6 कंपनी है वो अपना निफ्टी को 50 to 60% बढ़ाती है। तो उसका वेटेज एक रहता है कि भाई HDFC का वेटेज है, रिलायंस का वेटेज है, इन्फोसिस का वेटेज है। इन्फोसिस 1% बढ़ा तो हो सकता है कि निफ्टी 0.5% बढ़े, बट जैसे कि कोई निफ्टी 50 में भी कोई छोटी सी कंपनी है, ITC हो सकती है, या फिर कोई और भी कंपनी हो सकती है कि जिसका वॉल्यूम वैल्यू थोड़ा सा कम है, तो उसका जो परसेंटेज है, उसका वेटेज है, वो थोड़ा सा डाउन रखता है। तो ऐसे करके एक निफ्टी 50 बना देते हैं। निफ्टी 50 जो है वो अभी करीबन 17,500 के आसपास चल रहा है। अभी क्या होता है, अभी चीज़ आती है कि 17,500 से बढ़ेगा कि कम होगा। लोग क्या करते हैं कि निफ्टी 50 का स्टॉक जो 17,500 में, वो कंटिन्यूस, जो हम आगे के चैप्टर्स में हम देखेंगे कि टेक्निकली लोग देखते हैं कि भाई 17,500 जो है वो 17,500 या 17,300 से लोग बाय करते हैं। तो एक्चुअली वो क्या है कि आप निफ्टी 50 का स्टॉक भी बाय कर सकते हो। निफ्टी 50 का स्टॉक बाय जो करना है और बेचना है वो आप फ्यूचर में कर सकते हो, या फिर इन्फी 20 में कर सकते हो, निफ्टी 20 में कर सकते हो। तो ये जो चीज़ है वो मैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है, तो वो मैं उसको बाद में समझाऊंगा। अभी थोड़ा सा आसान तरीके से समझेंगे कि भाई 17,300 पे मैंने देखा कि भाई पिछले 2 साल में 3 साल में ऐसा हुआ है कि जब भी 17,300 आता है वहाँ से वो कंटिन्यूस बढ़ता है, जब भी 18,000 आया, 18,300 आया, वहाँ से वो डाउन होता है। तो यहाँ से लोग क्या करेंगे कि निफ्टी 17,300 है तो निफ्टी 50 का जो अच्छा जो स्टॉक है उसका स्टॉक पिक कर लेते हैं कि हाँ भाई मेरे को इन्फोसिस बाय करना है, मेरे को TCS बाय करना है, मेरे को HDFC बैंक बाय करना है, ICICI बाय करना है। तो उसके हिसाब से वो स्टॉक बाय करके उसको ध्यान में रखते हैं कि भाई जब निफ्टी 17,300 पे आएंगे और उसका वैल्यू भी इतना होगा तब जाके मैं इसको पिक करूँगा। तो ऐसा पूरा जो सामान है वो पूरा ऐसा घूमता है और हमारा निफ्टी 50 है वो अप जाता है, डाउन जाता है। तो
अभी हमने देखा कि स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है। जैसे निफ्टी 50 होता है वैसे बैंक निफ्टी होता है, बट बैंक निफ्टी में टोटल 12 स्टॉक्स है, जहाँ पे मेजर जो 4 स्टॉक है वो है एच डी एफ सी बैंक, SBI बैंक और एक्सिस बैंक, और वहाँ पे एक और भी है एक्सिस बैंक है, IDFC बैंक है। तो वो टोटल 12 बैंक का स्टॉक्स है जहाँ पे वोलेटिलिटी ज़्यादा रहती है। क्यों? क्योंकि वो 12 ही स्टॉक है। एक स्टॉक समझ लो कि उसने 4% बढ़ा दिया, तो बैंक निफ्टी में बहुत सारा आपको बढ़ा हुआ या उछाल देख सकता है। जैसे भी बैंक निफ्टी में अगर कोई स्टॉक गिरा तो बैंक निफ्टी में भी ज़्यादा हमको गिरावट देख सकती है। तो बैंक निफ्टी है वो थोड़ा ज़्यादा वोलेटाइल है। वोलेटाइल का मतलब क्या है कि उसका मूवमेंट बहुत ज़्यादा है। वो एक दिन में 1000 पॉइंट अप भी जा सकता है, 1000 पॉइंट डाउन भी जा सकता है। अभी आपने पूरा सीखा कि निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी। अभी NSE ने क्या किया है कि पूरे चीज़ को समझने के लिए उसने पूरा सेक्टर बना के रखा है। जैसे कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, जिसका वैल्यूएशन इतना करोड़, जैसे हमने देखा कि ये 80,000 का है, तो जिसका वैल्यूएशन इतना करोड़ से ज़्यादा होगा वो लार्ज कैप में है, जिसका वैल्यूएशन इससे कम होगा तो वो मिड कैप में है, और जिसका वैल्यूएशन इससे कम होगा तो उसको हम स्मॉल कैप में डालते हैं। एक चीज़ आप समझ लो कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जिसका प्राइस ज़्यादा हो वही मिड कैप में या लार्ज कैप में आता है। जैसे कि आप एक सिंपल चीज़ समझ लो कि एस्कॉर्ट का प्राइस आपको 2000 के आसपास मिल सकता है, ठीक है। तो 2000, 2200, 2500 का प्राइस है तो वो लार्ज कैप का है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, उसका प्राइस ज़्यादा है, बट उसका जो स्टॉक जो है, नंबर ऑफ स्टॉक है वो कम है। तो मतलब क्या हुआ कि उसका जो मार्केट कैप है, जो ये चाय की दुकान के हमने देखा जिसका मार्केट कैप बन रहा है 80,000 रुपीज़ का, तो वैसे भी एस्कॉर्ट का, इन्फोसिस का, विप्रो का, TCS का, HDFC बैंक का, सभी का एक मार्केट कैप बनता है। तो जो मार्केट कैप जो है वो मार्केट कैप भी इतना इम्पोर्टेंट है, और उसके अगेंस्ट में वो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में रहता है। तो NSE ने क्या किया कि भाई लार्ज कैप, स्मॉल कैप और मिड कैप में 3 अलग अलग कैटेगरी डाल दी। ऐसे उसने एक और कैटेगरी डाली कि भाई मेटल इंडेक्स, मेटल कैप की आज मेटल कितना बढ़ा कितना कम हुआ। बैंक के लिए बैंक निफ्टी है, ठीक है। तो मेटल के लिए उसने डाल दिया, लॉजिस्टिक के लिए डाल दिया। लॉजिस्टिक का ऑयल एंड गैस के लिए होता है, एनर्जी के लिए होता है, पावर सेक्टर के लिए होता है। तो इतना सारा स्टॉक्स डाल दिया ताकि क्या आपको ये डायरेक्टली पता चले, कहीं पे भी कुछ भी होता है तो उसका इफेक्ट पूरे इंडस्ट्री पे हो सकता है। तो आपको इजीली पता चले कि भाई ये पावर स्टॉक में है, जैसे कि टोरेंट पावर, कि भाई पावर स्टॉक्स में ऐसा बताया गया कि भाई वहाँ पे या गैस रिलेटेड कोई स्टॉक है तो बोल दिया कि गैस में सब्सिडी हम देंगे, सब्सिडी हम नहीं देंगे, तो उसके हिसाब से पूरा गैस का स्टॉक जो है वो अप या डाउन होता है। तो आज यहाँ पे हमने मोटा मोटी क्या सीखा कि भाई ये निफ्टी, ये स्टॉक मार्केट, ये BSE, ये सेंसेक्स, जैसे NSE का एक लोगो रहता है, NSE का एक इंडेक्स रहता है जिसको हम निफ्टी बोलते हैं। तो NSE का निफ्टी है, वैसे BSE का सेंसेक्स है। वो दोनों में प्राइस में ज़्यादा फर्क नहीं होगा। अगर कोई भी चीज़ अब पर्सन A 20,000 रुपये पे अगर BSE पे जाता है तो पर्सन B उसको मिलता ही नहीं, तो वो बोलता है कि ठीक है मैं NSE एक्सचेंज में जाता हूँ, NSE एक्सचेंज में उसको मिल गया। तो ये कोई भी स्टॉक है वो आप BSE या NSE में बेच सकते हो, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको ये पर्सन A जो है वो NSE से लिया है तो NSE में ही बेचे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। वो कहीं पे भी NSE में भी बेच सकता है, BSE में भी बेच सकता है। ऐसे जो BSE में जो होता है तो वहाँ पे सेंसेक्स में इम्पैक्ट होता है, NSE में जो होता है वहाँ पे निफ्टी में इम्पैक्ट होता है। और ये दोनों के प्राइस के बीच जो है वो ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। लोग पहले क्या करते थे कि BSE में लेके NSE में बेचते थे क्योंकि BSE में प्राइस कम था, NSE में प्राइस ज़्यादा। बट अभी जो डिफरेंस जो होता है वो 0.5 मैक्सिमम 0.5 के आसपास का हमको डिफरेंस मिलेगा, उससे ज़्यादा हमको डिफरेंस नहीं मिलेगा। तो इसलिए अभी क्या है कि BSE और NSE जो है
वो ऑलमोस्ट सेम ही चल रहा है। जैसे निफ्टी 50 में 50 है, वैसे BSE में सेंसेक्स में 30 स्टॉक्स दिया गया है कि वो 30 स्टॉक्स के हिसाब से वो देंगे। उसका वेटेज अलग है, इसलिए वो अभी 60,000 के आसपास चल रहा है। निफ्टी 50 का वेटेज कम है वो, और कंपनी ज़्यादा है तो 17,500 के आसपास चल रहा है। वो पूरा जो है वो सेंसेक्स का या फिर निफ्टी का वो जो खेल है वो सिर्फ मैथ्स का खेल है और कुछ नहीं। मेन बेसिक्स जो होता है वो फंडामेंटल्स होता है कि ये मेरी कंपनी जो है वो ज़्यादा प्रॉफिट दे के देती है तो मैं लूँगा, अगर कम प्रॉफिट देती है तो मेरे पास जो स्टॉक है मैं उसको कम प्राइस में उसको सेल कर देता हूँ। तो पूरा आप निफ्टी क्या रहता है, सेंसेक्स क्या रहता है, बैंक निफ्टी क्या रहता है, वो हमने पूरा समझ लिया। ठीक है, तो उसमें कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो तुरंत मेरे को आप मैसेज कीजिएगा, यहाँ पे कमेंट कीजिएगा। आपको लगता है कि नहीं मेरा नेक्स्ट ये सीरीज़ में नेक्स्ट चैप्टर आना चाहिए तो आप उसको लाइक कीजिएगा, आप ये चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हम नेक्स्ट चैप्टर में हम समझाने जा रहे हैं कि भाई फ्यूचर एंड ऑप्शंस ये क्या है। लोगों को फ्यूचर्स ही पता है, लोगों को, बहुत सारे लोगों को ऑप्शंस पता नहीं है। वो फ्यूचर और ऑप्शंस क्यों इनिशिएट किया गया, उससे किसको फ़ायदा होता है, उसके किसको फ़ायदा नहीं होता है, लोग उससे डरते क्यों हैं, क्या उसको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो पूरा चीज़ हम समझेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। और धीरे धीरे हमारा ये जो सीरीज़ है वो 6 से 10 चैप्टर की एक सीरीज़ पूरी होगी। उसके बाद हम F&O में ट्रेडिंग कैसे करते हैं कैसे नहीं करते हैं वो हम स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आपका लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब हमको अच्छा लगेगा और हम और भी अच्छा चैप्टर, अच्छी सीरीज़ हम बनाने जाएंगे। कोई भी क्वेश्चन है मैं हर एक कमेंट पे उसका आंसर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।